हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें हम करेंगे इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल बेटा मैंने बताया था आपको, ध्यान से देख लेना पहले वीडियो, कि जब हम ये एक प्राइमरी सेल बनाएंगे, देख सेल भी दो हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, जिसमें हमने H2SO4 डाल के एक जिंक रोड और एक कॉपर रोड ले ली थी। ये जो H2SO4 है, दिस विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, these two rods, copper and zinc, इलेक्ट्रोड्स, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, प्राइमरी सेल है, केमिस्ट्री में भी किया होगा, 1.08 वोल्ट होता है। जब हम इससे कोई करंट नहीं लेते, तो इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को इन एन ओपन सर्किट, ये आपको प्रीवियस वीडियोस में सारे मिल जाएंगे। इन एन ओपन सर्किट व्हेन वी ड्रॉ नो करंट और व्हेन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज इन्फिनिटी, एक ही बात है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस अगर इन्फिनिटी होगा तो भी ये कोई करंट नहीं देगा, तो हम इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ बोलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ईएमएफ। इसका ईएमएफ की डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में डिफरेंस, ये मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट लेक्चर में अच्छी तरह एक्सप्लेन किए थे। अब फिर ये था कि भाई जैसे हम इसके अक्रॉस एक ये रेसिस्टेंस लगाएंगे, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेगा, मतलब ये करंट की डायरेक्शन है, जिधर पॉजिटिव चार्ज चलेगा वही तो करंट है। ये करंट बन गया इसमें, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट। जितना पॉजिटिव चार्ज इससे इस पे जाएगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज ये सेल की केमिकल एनर्जी वापस इस पे ले आएगी। सेल की केमिकल एनर्जी उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस पे ले आएगी टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस, तभी तो इसको सेल कहेंगे। ये इस बात के लिए बेटा, जो मैंने ये अभी करवाया है, इस बात के लिए आपको कंप्लीट एक लेक्चर है पूरा इस बात पे, उसको देखना है अच्छी तरह, फिर अपने नोट्स बनाने हैं। अब देखो दूसरी बात, कि इस आर में, इस आर को रेसिस्टेंस कहते हैं ना, रेसिस्टर है ये, इसका रेसिस्टेंस है। इस रेसिस्टेंस में चार्ज कैरियर कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज कैरियर भी बता दिए थे मैंने चारों, कि मेटल्स के अंदर चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन है। उनकी ये रेसिस्टेंस अपने अंदर से फ्लो की अपोज करेगा, और इसका ये रेसिस्टेंस इसकी लेंथ, नेचर पे, लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इसका मतलब टेम्परेचर का भी इफेक्ट कर चुके ना हम इस पे, ये तो बेकार, ये तो ठीक बात है सारी की सारी। अब हम ये कह रहे हैं कि जब इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चार्ज कैरियर फ्लो करेंगे, पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, उल्टा है ये,
बात समझो, नहीं तो ये सेल नहीं होगा कि भाई ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज हायर टू लोअर यहां से फ्लो करता है, करंट बनता है, पर उस पॉजिटिव चार्ज को ये सेल अपनी केमिकल एनर्जी के दम पे वापस पॉजिटिव पे ले आएगा। बेटा ध्यान से, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। तो जैसे ये आर अपने अंदर से चार्ज कैरियर के फ्लो की अपोज करता है और उस अपोजिशन के प्रॉपर्टी को इसका रेसिस्टेंस बोलते हैं, ऐसे ही ये बैटरी अपने अंदर से, ये इलेक्ट्रोलाइट अपने अंदर से चार्ज कैरियर्स, कौन है चार्ज कैरियर्स? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस होते हैं चार्ज कैरियर इलेक्ट्रोलाइट में। तो ये इलेक्ट्रोलाइट अपने अंदर से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के फ्लो की अपोज करेगा, एंड दैट अपोजिशन इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। मतलब समझ आ गया होगा अच्छी तरह कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। तो इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल इज द opposition offered by the electrolyte to the flow of current या charge carriers through it। इसलिए डेफिनेशन याद कर लेना, opposition offered by electrolyte of a cell to the flow of charge carriers या to the flow of electric current through it is called internal resistance of a cell। सिंपल सी बात, किसी वायर का रेसिस्टेंस जो वो वायर अपने अंदर से चार्ज कैरियर के फ्लो की अपोज करेगी, दैट प्रॉपर्टी बाय virtue of which a conductor oppose the flow of charge carriers through it is called resistance of the wire। Similarly, opposition offered by the electrolyte of a cell to the flow of charge carriers through it is called internal resistance of the cell। It is denoted by small r। मतलब हम ये कहेंगे, ध्यान से देखना कि सपोज ये बैटरी है, इसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर है, यहां पे लिख देते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर। कुछ बुक्स इसको ये ले लेती हैं कि ये बैटरी, इसका ईएमएफ ई, इंटरनल रेसिस्टेंस आर, और फिर इस पूरी को एक बैटरी दिखा देते हैं जिसमें ये स्मॉल आर इसका पार्ट है। अब दूसरी बात कि ये इंटरनल रेसिस्टेंस अगर हम फ्रेश सेल बनाए, फ्रेश प्राइमरी सेल हमने फ्रेश बना लिया, तो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस कम होगा, और जो जो इसे यूज करते जाओगे इसका इंटरनल रेसिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। एक बात तो ये कि इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर एंड इट्स वैल्यू इज लेस फॉर फ्रेश सेल एंड इंक्रीज एज सेल यूज्ड मोर एंड मोर। एक बात तो ये, कोई भी हो चाहे सेल, चाहे प्राइमरी सेल हो चाहे सेकेंडरी सेल हो, जो फ्रेश सेल होगा उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कम होगा, जो यूज्ड सेल होगा उसका इंटरनल रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। दूसरी बात, जो हमारे सेल हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, प्राइमरी सेल विच कांट बी चार्ज्ड अगेन एंड अगेन, जिसको एक बार यूज करके फेंकना पड़ता है,
उसे बार बार चार्ज नहीं कर सकते। प्राइमरी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस ज्यादा है। सेकेंडरी सेल जिसको रिचार्ज अगेन एंड अगेन, एक बार यूज किया, उसकी एनर्जी ले ली, उसको दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, कैन बी रिचार्ज्ड अगेन एंड अगेन, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कम होता है। देख, ये बात अलग से नोट कर लेनी है। एक बात तो ये, चाहे कोई प्राइमरी सेल हो चाहे सेकेंडरी सेल हो, जो फ्रेश सेल होगा उसका रेसिस्टेंस यूज्ड सेल से कम होगा। जो जो यूज करते जाएंगे इंटरनल रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा। दूसरी बात कि दोनों में से किसका इंटरनल रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, तो प्राइमरी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस ज्यादा और सेकेंडरी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस कम। बेटा नेक्स्ट इस पे आओ कि भाई जैसे ये हमने एक बैटरी ले ली, इसका ईएमएफ ई है। ईएमएफ मींस पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। इसको ऐसे भी डिनोट कर लेते हैं, ए और बी के बीच में बैटरी लगाई, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस यहां शो कर दिया, और ऐसे भी शो कर लेते हैं कि भाई ये पूरी बैटरी है और ये ई है और यहां इसका इंटरनल रेसिस्टेंस लगा दिया। दोनों का मतलब एक है। पर अब मेन बात ये है कि इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स अपॉन, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स, किस किस चीज पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन। पहली बात ये बताओ कि जब हमने ये वायर ली थी, ये वायर, इसका रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड किया था कि अगर इस वायर की लंबाई ज्यादा तो इसका रेसिस्टेंस ज्यादा, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा तो इसका रेसिस्टेंस कम। और फिर कह दिया था कि भाई प्रोपोर्शनल रो एल बाई ए, वेयर रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। ध्यान से, प्रीवियस वीडियो में सब कुछ आ चुका है। रेसिस्टिविटी एंड और दूसरा नाम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। किसी वायर का रेसिस्टेंस इन बातों पे डिपेंड करता है, तीन पे। अगर एक्सटर्नल कंडीशन कांस्टेंट रहे तो, अगर एक्सटर्नल कंडीशन कांस्टेंट रहे तो डिपेंड करता है। अब इसमें जब मैंने ये बैटरी ले ली, ये सेल ले लिया, इस सेल के बीच में इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, ये इलेक्ट्रोड्स हो गए। तो जैसे ये एल पे डिपेंड करता है, ऐसे ही आप यहां कह दोगे कि इट इज डिपेंड अपॉन सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। बेटा ज्यादा दूरी पे होंगे तो इंटरनल रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, more is the separation, less the, more is the resistance, more is the internal resistance। बिल्कुल वही बात कि भाई जैसे वो लेंथ पे डिपेंड करता है, ऐसे ये डिपेंड करेगा कि जितना इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। दूसरी बात, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना रेसिस्टेंस कम होता है। ऐसे यहां कह देंगे कि इन इलेक्ट्रोड्स का एरिया
जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड्स में डिप होगा उतना कम इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। मींस किस पे डिपेंड करेगा? एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन contact with electrolyte, in contact with electrolyte, more dipped, ज्यादा डिप्ड कर दिए कौन? इलेक्ट्रोड्स, तो लेस रेसिस्टेंस हो गया। लेस रेसिस्टेंस मींस मोर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, मोर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, लेस इज द इंटरनल रेसिस्टेंस, लेस इज द इंटरनल रेसिस्टेंस। बस बिल्कुल सिंपल सी बात। तीसरी यहां पे क्या थी? तीसरी नेचर ऑफ द वायर, तीसरी। अब यहां पे तीसरी चीज क्या लिख देंगे कि इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड फोर्थ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मेरी बात समझ आ रही है? रटने की जरूरत नहीं। जैसे वायर का रेसिस्टेंस 3 पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे और नेचर पे, ऐसे ये भी 3 पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे, लेंथ पे, एरिया पे और नेचर पे। पर नेचर 2 की हो गई, वहां 1 की नेचर थी, इसमें 2 है। इलेक्ट्रोड की नेचर पे भी डिपेंड करता है और इलेक्ट्रोलाइट की नेचर पे भी डिपेंड करता है। अब ध्यान से, जैसे वो 3 पे डिपेंड करता था, ऐसे ये 4 पे। पर कब? व्हेन एक्सटर्नल कंडीशन सेम। पर एक नोट डाल के ये याद कर लेना है कि विद राइज इन टेम्परेचर, with rise in temperature, internal resistance of a cell decrease, increase नहीं decrease। अगर तुम्हें ध्यान हो, मैंने बता दिया था ये कि वे जो इंसुलेटर है और इलेक्ट्रोलाइट है उनका रेसिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने पे डिक्रीज होता है। बेटा ये बात कंप्लीट हो गई आपकी कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। डेफिनेशन अच्छी तरह कर लेना। एंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल डिपेंड्स अपॉन दीज 4 क्वांटिटी। हाँ, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, नोट डाल लेना इसे। कई बार वो ये कह देता है कि जो व्हीकल्स बैटरी से स्टार्ट होते हैं, कुछ मोटरसाइकिल भी आती है जैसे बुलेट है, उसमें बैटरी होती है स्टार्ट की, किक नहीं लगती। कोई भी कुछ ऐसी भी आ गई जो किक से स्टार्ट नहीं होती, बैटरी से है। एक्टिवा है, बैटरी से स्टार्ट होती है। कार है, बैटरी होती है। जो व्हीकल्स बैटरी से स्टार्ट होते हैं उनकी स्टार्टिंग करने में सर्दियों में कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, गर्मियों में नहीं आती। क्वेश्चन सुनो, वाई लिख नहीं रहा मैं, ये क्वेश्चन सिंपल सी बात है, नोट कर सकते हो आप। Why the vehicles which are used a battery to start easy to start on a summer, on a hot day, या वो विंटर और समर में उनमें स्टार्ट करने में डिफरेंस क्यों होता है? तो तुम्हें लिखना है कि इन समर internal resistance of the cell is less,
in summer or on a hot day, internal resistance of the battery is या of cell is less. Internal resistance is less, so it is easy to operate, it is easy to start, because it can draw more current. ये मोर करंट ड्रॉ कर लेता है। ये तो अलग से क्वेश्चन बता दिया मैंने तुम्हें, बाकी आपका इंटरनल रेसिस्टेंस कंप्लीट हो गया। क्या होता है बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस और किन किन बातों पे डिपेंड करता है, जरूर आता है बोर्ड एग्जाम में। अब इस इंटरनल रेसिस्टेंस के कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। ये बैटरी ले ली, इस बैटरी का ईएमएफ ई, इंटरनल रेसिस्टेंस आर, या ये बैटरी ले ली, इसका ईएमएफ ई और ये ले लिया इसका इंटरनल रेसिस्टेंस। मैंने बताया कि भाई कुछ बुक्स ऐसे शो कर देती हैं, कुछ ऐसे। अब इनके अक्रॉस हमने एक ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दिया, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। इन दोनों के अक्रॉस हमने ये एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दिया, दोनों बैटरी के एक ही है, मतलब इनकी जस्ट इनकी रिप्रेजेंटेशन अलग अलग कर ली हमने। यहां हमने इस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस यहां शो कर दिया, यहां इस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस इसके साथ सीरीज में लेके इस बैटरी को कर दिया। कोई सा भी डायग्राम बना देना। अब पहली चीज, इसमें ओम्स लॉ से जो करंट आएगा वो कितना आएगा, E बाई R प्लस R। EMF E, पोटेंशियल डिफरेंस, ओपन सर्किट क्लोज्ड कर दिया, क्लोज्ड। इसका ईएमएफ ई ले लिया, टोटल रेसिस्टेंस R प्लस R ले लिया, ये ओम्स लॉ लगा दिया। यहां भी यही कि भाई यही बात है, ये और टोटल रेसिस्टेंस ही। दूसरी बात, अब देख इसका ईएमएफ ओपन सर्किट में ज्यादा है, जब सर्किट क्लोज्ड करेंगे तो इनके बीच का ईएमएफ, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ नहीं रहता, V बन जाता है। ये बेटा कैसे बताऊं तुम्हें, अगर तुम्हें ध्यान हो तो सब कुछ हो चुका है कि जब ये सर्किट ओपन सर्किट है तो इस पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस E है, E ओपन सर्किट। जब हम इसके अक्रॉस R लगा देंगे तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा, V। और मैंने आपको यह भी बताया था कि दिस V इज ऑलवेज लेस देन E, ऑलवेज नहीं। When this battery used as a battery, बट अगर ध्यान से देखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। प्रीवियस सारे वीडियो मैंने ये बताया था आपको कि जब हम इस बैटरी को दोबारा चार्ज करेंगे तो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उस केस में ये बैटरी की तरह काम नहीं कर रही। पर यहां तो हम इसको बैटरी ही ले रहे हैं ना, सेल की तरह यूज कर रहे हैं। बैटरी और सेल एक ही बात है, बस जब 2 या 3 सेल सीरीज में जोड़ के ये बना देते हैं
तो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। अरे सेल छोटा होता है, बैटरी उसको कहते हैं जिसमें बहुत सारे सेल सीरीज में जोड़ते हैं। पर अब तो इस बात पे आओ जो हम कर रहे हैं, देखो करंट निकाल लिया ओम्स लॉ से, कैसे, E बाई आर प्लस आर। अब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया जब करंट फ्लो कर गया, तो जब इसमें करंट फ्लो कर गया तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V हो गया। V होने के बाद R का कोई मतलब ही नहीं, इस R की वजह से ही तो V हुआ। इसलिए सेकंड इक्वेशन I इक्वल टू V बाई R, ये भी ओम्स लॉ से। बस बेटा मेन बात आपको ये दो इक्वेशन याद करनी है कि अगर हम करंट निकालने के लिए ईएमएफ ले लें, ईएमएफ, तो हमें टोटल रेसिस्टेंस लेना है R प्लस R, और अगर हम V ले लें तो हमें करंट लेना है V बाई R। इन दोनों की हेल्प से E बाई R प्लस R इक्वल टू V बाई R, क्रॉस प्रोडक्ट कर दी, ई आर इक्वल टू वी आर प्लस वी स्मॉल आर। इस वी आर को इधर लिख दिया, वी आर इक्वल टू ई आर माइनस वी आर, वी आर इक्वल टू ई माइनस वी इंटू आर कॉमन, एंड स्मॉल आर इंटरनल रेसिस्टेंस इज E माइनस वी बाई वी इंटू आर। देख कुछ बॉक्स इंटरनल रेसिस्टेंस का ये फॉर्मूला लेती हैं, पर ज्यादा अच्छा ये है कि आप इंटरनल रेसिस्टेंस E बाई वी ये याद करो, E बाई वी -1 इंटू आर। अरे फर्क कुछ नहीं भाई, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों एक ही हैं, जो आपको ठीक लगे वो याद कर लेना। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि भाई ये इक्वेशन याद करो कि इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए बैटरी इज E बाई वी -1 इंटू आर। दिस इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए बैटरी। यहीं से एक चीज और देखो, अगर यहां से ध्यान से देखो, इसमें I करंट बना, E ईएमएफ है, ये करंट ऐसे हो गया, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V बन गया आफ्टर पासिंग द करंट। तो एक इक्वेशन ये भी लिखनी है बेटा कि V इक्वल टू E माइनस आई आर। व्हाट इज आई आर? I करंट है, तो ये आई आर क्या है भाई? आई आर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेसिस्टेंस, या पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टर्मिनल इलेक्ट्रोड ऑफ ए बैटरी। ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए बैटरी ड्यू टू इंटरनल रेसिस्टेंस इज आई आर। पहले ईएमएफ E था, पोटेंशियल डिफरेंस इनके बीच में, ये आई आर इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया, तो इसके बीच का जो V बना, V दैट इज इक्वल टू E माइनस आई आर। E माइनस आई आर यहां से पुट कर सकते हो, अगर ज्यादा ये हो को भी निकालनी ही है तो इसमें ये I इक्वल टू E बाई आर प्लस आर,
इसमें R की जगह क्या लिख दूं, इसमें R की जगह I इक्वल टू E बाई, इस R की जगह V बाई I प्लस R, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, इसकी यहां पे V बाई I प्लस R, तो ये बच गया V, अरे चलो I इंटू V बाई I माइनस प्लस IR इक्वल टू E, ये I से I कैंसिल, तो ये V कितना बचा भाई, E माइनस IR। हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल इन ए क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू V इक्वल टू E माइनस IR। एक बार और देखो सारी बातें, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल, बेटा ये तो हो ही गई इक्वेशन। देखो दोबारा सुनो, आपको थ्योरी में सिर्फ ये बात करनी है कि ये R निकाल लिया, और एक ये करनी है कि V इक्वल टू E माइनस IR आ गया, जिसमें एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नहीं है, बस करंट है, कि जितना इसमें से करंट आएगा R से गुणा करके ये वोल्टेज ड्रॉप मिलेगी, और इनके बीच का V E माइनस IR आ जाएगा। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में इसकी और इसकी यूज होगा। अब मैं इसके स्पेशल केस, देखो आप बोलो, आपको सब पता है कि भाई जब हम इससे करंट नहीं लेते, ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट, हमने इसमें से करंट नहीं लिया, करंट नहीं ड्रॉ किया, ओपन सर्किट है, I0, तो V इक्वल टू E हो गया भाई, सही बात है। जब करंट लेंगे तो V कितना होगा, E माइनस IR एंड V लेस देन E। पर जब हम कोई सेकेंडरी सेल का दूसरा नाम भी लिखवाया था, स्टोरेज बैटरी, सेकेंडरी सेल या स्टोरेज बैटरी, या दूसरा क्या था, एक्यूमुलेटर, तीनों सेकेंडरी सेल के नाम हैं। स्टोरेज बैटरी, सेकेंडरी सेल, एक्यूमुलेटर, इनके बीच का V प्लस IR होगा when battery is charged, जब हम सेकेंडरी सेल की बैटरी को चार्ज करेंगे तो हमारे इनके बीच का V E प्लस IR हो जाएगा। जब हम उससे करंट लेंगे तो हमारा V E माइनस IR होगा। अब एक क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत ज्यादा आता है, ध्यान से देखना, कि फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए बैटरी, फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए बैटरी व्हेन एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। अरे ये सीबीएसई में या हरियाणा बोर्ड में एक बार आया हुआ है, वही क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। व्हेन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 14 ohm is connected across the terminals of a battery, electrodes of a battery या ऑफ ए सेल, एक ही बात है, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज 14 वोल्ट
एंड ईएमएफ इज 15 वोल्ट, मतलब उस बैटरी का ईएमएफ दे दिया आपको 15 वोल्ट, और जब उसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दिया 14 ओम का, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स हो गया 14 वोल्ट। तो आर कितना आएगा, E बाई वी माइनस 1 इंटू आर इक्वल टू E15 बाई 14 माइनस 1 इंटू 14, ये आ गया बेटा 1 बाई 14 इंटू 14, 1 ओम। ये न्यूमेरिकल हो गया। हाँ, एक बार इस न्यूमेरिकल को देख लो अच्छी तरह कि भाई इसका मीनिंग क्या है। देख कि ये बैटरी है, इसका ईएमएफ 15 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R है, इसके अक्रॉस ये 14 वोल्ट 14 ओम का रेसिस्टेंस लगा दिया, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 14 वोल्ट हो गया। तो एक तो सिंपल सी बात, भाई ये फॉर्मूला यूज कर दिया, पर मतलब समझ आ गया ना कि इसमें करंट निकाल लिया। करंट कितना आएगा, 15 बाई 14 प्लस आर, यही तो आएगा करंट। किससे, E बाई आर प्लस आर से। और दूसरा करंट कितना आएगा, 14 बाई 14 1 एम्पियर, किससे, V बाई आर से। वैल्यू पुट कर दी इस ऊपर वाले में कि I1 इक्वल टू 15 बाई 14 प्लस आर, ये हो गया 14 प्लस R इक्वल टू 15, R इक्वल टू 1 ओम। इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब दूसरी बात जो ज्यादातर एंट्रेंस में आता है कि भाई एक बैटरी है, उसके अक्रॉस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाया हुआ है। ए बैटरी gives us current I when an external resistance R is used। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वो टिपिकल लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस की है। एक बैटरी है, वो I करंट देती है जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R यूज करते हैं, ठीक है। what will be effect on current if external resistance becomes half। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को हाफ कर दें तो उसके करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको ये याद करना है कि भाई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हाफ करने से जो करंट होगा वो 2I से कम होगा। ये आपके मल्टीपल चॉइस में है कई बार क्वेश्चन। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हाफ करने से करंट डबल नहीं होता, डबल से थोड़ा कम रह जाता है। देखो ध्यान से, ये बैटरी ले ली E, इसके अक्रॉस ये R लगा दिया, इंटरनल रेसिस्टेंस इसका R ले लिया, तो इसमें जो करंट बनेगा वो बनेगा E बाई R प्लस R। बिल्कुल साफ बात है भाई, एक बैटरी है, ईएमएफ E है, इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R, I कितना बना E बाई R प्लस R। अब जब मैं इसको हाफ कर दूं, हाफ
R/2। तो ये जो बैटरी है इसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो तो सेम रहना है ना, वो थोड़ी चेंज हो जाएगा। अब यहां से जब मैं I1 लिखूंगा तो वो आएगा E/R/2 प्लस R, E/R/2 प्लस R। ये हो गया 2E/R प्लस 2R इक्वल टू 2 इंटू E/R प्लस 2R। अब ये चीज देखो, ये I से कम है, अरे ये E/R प्लस R I है ना, और ये है E/R प्लस 2R। तो ये चीज I से कम है, इसलिए ये I1 ऑलवेज लेस देन 2I। एक बार और ध्यान से देख, अगर मैं इसको 10 ले लूं, 10 वोल्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 4 ओम, तो करंट आया 2 एम्पियर। सिंपल सी बात है, 4 1 2 एम्पियर। अब ये मैंने कर दिया हाफ। ये बैटरी है जिसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट, इंटरनल रेसिस्टेंस 1 ओम है। ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस मैंने पहले से हाफ कर दिया 2, तो कितना करंट हो गया बेटा, 10/3, 3.3 एम्पियर, विच इज लेस देन 2I, विच इज लेस देन 2I। अरे ये तो डबल करने पे 4 होता है ना, मतलब समझ आई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कम या ज्यादा करोगे तो ये इंटरनल तो उतना ही रहेगा ना। हाँ, करंट डबल हो जाता, अगर इसको हाफ करने पे ये भी हाफ हो जाता, पर ये तो हाफ हो नहीं सकता। इसलिए ये क्वेश्चन अच्छी तरह याद कर लेना बेटा। क्या, ध्यान से सुनो दोबारा, कि अगर हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हाफ कर देते हैं तो हमारा करंट डबल नहीं होता, डबल से थोड़ा कम रह जाता है एक बार। अब इसी में अगर मैं ये कह दूं आपको कि भाई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हाफ करने के बाद करंट बिकम्स डबल। अरे हो सकता है, उसकी मर्जी भाई, जैसे तुम्हारे सिर में दर्द करे। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हाफ करने पे करंट डबल हो गया, होता नहीं, डबल से कम रहता है। पर अगर वो ये कहे कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हाफ करने पे डबल हो गया करंट, तो आप कहोगे कि इट मींस इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल इज 0। ये बात अच्छी तरह याद करनी है कि अगर करंट डबल नहीं होता, पर अगर करंट डबल हो जाए इसका मतलब बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस 0 है, एंड दैट सेल और बैटरी विल बी कॉल्ड एज आइडियल सेल या आइडियल बैटरी। ऐसा नहीं होता जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस 0। पर अगर कोई कह दे कि भाई इंटरनल रेसिस्टेंस 0 है, तो हम कह देंगे कि इसका मतलब वो बैटरी एक आइडियल बैटरी है, और उस केस में करंट को हाफ करने, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को हाफ करने पे करंट हमारा डबल हो जाएगा, I1 इक्वल टू 2I। बेटा आज इतना ही, कल मैं आपको ग्रुपिंग ऑफ बैटरी का सेल करवाऊंगा। थैंक यू।